हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आपसे कहना है कि आज जब ये अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर हम 1 लेकर के आए तो समझ लो कि आज के बाद जो भी आपके पास में नोट्स होंगे, जो भी आपके पास में बुक्स होंगी, किसी और जगह से पढ़ा होगा बस एक तरफ रख दोगे। और इस क्लास के बाद आपके लिए कुछ ऐसा लगेगा कि अब वास्तव में जो हमको समझाया गया है उसके बाद पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतना इजी कंटेंट होगा, इतने अच्छे से क्लास होगा। ये चैप्टर 1 है और अनुरोध करेंगे कि जैसे हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए पूरा अच्छे से अच्छे कंटेंट ला रहे हैं, उसी तरह से आप भी मेहनत में लग जाइएगा। इतनी मेहनत कीजिएगा कि आपको सफलता मिले और हमारा भी नाम हो और आप लोग जीवन में सफल हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ में ये क्लास हम शुरुआत करते हैं और आपसे कहते हैं कि वो वृक्ष कभी नहीं गिरते तूफानों में, वो वृक्ष कभी नहीं गिरते तूफानों में जिनकी जड़ मजबूत होती है, और वो छात्र कभी नहीं डरते इम्तिहानों में जिनकी पकड़ मजबूत होती है। तो आज जैसे ये चैप्टर 1 हम पढ़ा रहे हैं, आप देखिए कि बिना कुछ कहीं से भी रटे हुए पूरा का पूरा चैप्टर आपका एक साथ गारंटी से तैयार हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। और आप लोग इस क्लास के लिए देखने से पहले एक बात जरूर धारण कर लीजिए कि पूरा प्रॉपर समय लेकर के तब इस क्लास को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में इसके संबंध में जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम बताते हैं। तो ऐसा नहीं थोड़ी देर देखें इसके बाद में फिर भाग लिए, भागना मत। अगर भागे नहीं तो समझ लो कि आपको ये वाला जो चैप्टर है, एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट, दो आते हैं इस वाले चैप्टर से, पहले वाले चैप्टर से, दोनों आपके 100% तैयार। और जैसा कि हमारे यहां पर जो बता दिया जाता है वो पेपर में मिलता जरूर है। और यहां ये चैप्टर नंबर 1 है बेटा, और ये चैप्टर नंबर 1 हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अर्थशास्त्र का चैप्टर है। ये कक्षा 12 के लिए जो बोर्ड परीक्षा होने जा रही है, जो बोर्ड परीक्षा आगे आ रही है, अर्थशास्त्र बा अर्थव्यवस्था, ये कुछ बुक्स में ये नाम होगा, कुछ में हो सकता है कोई और बदल के दे दे। चैप्टर पहला यही है। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, अर्थशास्त्र का हम अध्ययन क्यों करें, अर्थशास्त्र कितने प्रकार का होता है, अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थशास्त्र की शुरुआत क्या हुई थी। इन सब बातों पे आज आपके साथ में विस्तार से चर्चा होगी और एक एक पॉइंट को हम बहुत अच्छे से समझाते चलेंगे। और यहां पर हमने कुछ लिखा है कि बोर्ड परीक्षा में गारंटी से ये आ रहा है, तो जो हमारे चैनल पर बता दिया कि ये आ रहा है तो वो बच नहीं सकता है। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हो, ऑफिस का नंबर 9719811101, ये ऑफिस का नंबर है जहां से आप हमसे जुड़ सकते हो। सीधे जो क्लासेस हैं उनमें आप एंट्री कर सकते हो। अगर 30 दिन भी बचे हुए होते हैं परीक्षा के, तब भी सारा का सारा हम रटवा देते हैं। और शॉर्ट कोर्स तो 10 दिन में भी रट जाता है, जिसकी थोड़ी सी फीस जरूर जाती। तो आइए हम आपके लिए लेकर के चलते हैं अपने उस पे कोर्स पे, और जो कि चैप्टर नंबर 1 आपके सामने आ चुका है, अर्थशास्त्र व अर्थव्यवस्था। यहां पर तो सबसे पहली बात हमारे पास में आती है, अर्थशास्त्र क्या होता है। उससे भी पहले अर्थशास्त्र की शुरुआत क्या हुई थी ये हम आपके लिए और बता दें। इसकी शुरुआत कैसे करके हुई थी, तो बेटा यहां पर इसकी जो शुरुआत है उसके संबंध में दो बातें हैं। अर्थशास्त्र की जो रचना है वो आचार्य चाणक्य जी ने की थी। ठीक है, चाणक्य जी का नाम आपने सुना होगा, इनको कौटिल्य भी कहते हैं। और अर्थशास्त्र जो था उसकी शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से मानी जाती है। तो यहां पर चाणक्य जी का आप नाम याद रखें कि इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है। और यहां पर जो प्राचीन समय से कुछ मिथिक चले आ रहे हैं, एक महान अर्थशास्त्री हुए, कुछ लोग उन्हें भी जनक मानते हैं, किसके लिए, एडम स्मिथ के लिए। ठीक है, ये आपको यहां पर बहस का विषय नहीं है, क्योंकि इतिहास में जो चीजें हो चुकी हैं, जो पहले से नहीं पता होती हैं, तो उनके संबंध में कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है। लेकिन यहां पर जो हमारे इंडिया में माना जाता है वो आचार्य चाणक्य या कौटिल्य के लिए ही अर्थशास्त्र का जनक माना गया है, अर्थशास्त्र का प्रारंभकर्ता माना गया है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक भी यही हैं। तो यहां से अर्थशास्त्र की शुरुआत हुई। अब होता क्या है अर्थशास्त्र, इसकी हम आपके साथ में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। ओके, तो भाई अर्थशास्त्र, अब इसको जरा थोड़ा सा हटा दें।
अर्थशास्त्र को जब पेपर में लिखोगे तो उसके लिए बहुत अच्छे पीडीएफ नोट्स जो लोग हमारे यहाँ पेड क्लास ज्वाइन हैं उनके लिए मिलेंगे। और आप में से अगर कोई लेना चाहता हो तो ऑफिस का नंबर हमने थोड़ी देर पहले दिया था, वहां से फिर आपको बुक्स में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत इजी और बेहतर ढंग से होगा। अर्थशास्त्र का जब अर्थ लिखेंगे तो लिखेंगे कि अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर के बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन से और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन से। अतः वह विषय जिसमें धन का अध्ययन किया जाता है उसी के लिए हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। तो ज्ञान की वह शाखा जिसमें रुपया, पैसा, मूल्यवान वस्तुएं, धन, संपत्ति या वो समस्त चीजें जिनसे हमें आत्मिक सुख प्राप्त होता है, जो हमारे भविष्य में मूल्य संचय के काम में आती हैं, जो भविष्य के भुगतानों का आधार होती हैं और जो एक मुद्रा के रूप में सभी के द्वारा स्वीकार की जाती हैं, उन सब वस्तुओं को हम धन कहते हैं। और धन के अध्ययन का विषय ही हमारा क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। ये एक पेज पे लिखना होगा, लेकिन इस क्लास में ये बहुत बड़ा हो जाएगा, वरना क्लास ये चैप्टर इसी क्लास में दी एंड करना है। तो यहां पर आप अर्थशास्त्र का मतलब समझ गए कि जहां पर रुपया पैसे का अध्ययन किया जाए उसी के लिए हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। अब अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए निकल करके आती हैं कि ये अध्ययन क्यों किया जाए, तो इसमें निकल करके आता है कि अर्थशास्त्र सिर्फ और सिर्फ मानवों के लिए बना हुआ है। जो पशु हैं, पक्षी हैं, मतलब जंगल में रहने वाले जितने भी जानवर हैं, उनके लिए तुम्हारे रुपए पैसे से कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक मानव एक ऐसी मतलब ईश्वर द्वारा बनाई हुई रचना है जो अर्थशास्त्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से अध्ययन करती है, उसके लिए क्रियाकलाप करते हैं। क्योंकि डॉक्टर जितना कारोबार कर रहा है, क्यों कर रहा है, धन कमाने के लिए। अध्यापक आपको अच्छी से अच्छी सेवा देने का प्रयास कर रहा है, क्यों कर रहा है भैया, वो भी तो एक चैन से बैठ करके और एक तरफ खाना खा सकता है, लेकिन धन कमाने के लिए। दुनिया भर में जितने मजदूर हैं, फैक्ट्रियां हैं, कारोबार है, रेल है, ट्रैफिक है और दुनिया भर की संचार कंपनियां हैं, इन सब का एक ही उद्देश्य है और वो क्या है, लाभ कमाना। तो जहां पर धन कमाना या लाभ कमाने की बात आ जाती है, वहीं पर आपका अर्थशास्त्र शुरू हो जाता है। तो यहीं पर दो चीजें हम बोलेंगे कि एक शाखा वह भी है जिसको मोह माया से कुछ मतलब ही नहीं है। तो यहां पर दो चीजें निकल करके आती हैं मानवीय क्रियाओं में, ठीक है। और मैं समझाता हूं, मानवीय क्रियाओं में दो चीजें हैं, पहली निकल करके आती है और दूसरी निकल करके आती है। पहली निकल करके आती है आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया, क्रिया या क्रियाएं, ठीक। और दूसरी हमारी होती है अनार्थिक क्रियाएं, अनार्थिक क्रियाएं। यहां पर ये समझ लीजिएगा, आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, इन्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी अंग्रेजी में कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं, मनुष्य द्वारा देखो दो ही प्रकार के कार्य किए जाते हैं। या तो वो अपने धर्म संबंधी कार्य करेगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी मतलब जिस धर्म का व्यक्ति है, वह अपने जो भी स्थान होते हैं, पूजा पाठ या मतलब धार्मिक स्थल, उन पर अपनी सेवाएं प्रदान करता है, अपनी आत्म संतुष्टि के लिए, अपने आप के लिए, जो ईश्वर है उसमें विलीन होने के लिए, संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए, अपनी आत्म संतुष्टि के लिए वो समस्त क्रियाएं अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी वे क्रियाएं जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना, धन कमाना, रुपया पैसा कमाना नहीं है, वो किस में आती हैं, अनार्थिक क्रियाओं में। तो आर्थिक क्रियाओं में कौन सी आती हैं, वे समस्त क्रियाएं जिनका कहीं ना कहीं उद्देश्य धन कमाना होता है, लाभ कमाना होता है, रुपया पैसा अर्न करना होता है, वो आती है हमारे किसमें, आर्थिक क्रियाओं में। अब उम्मीद है दो बातें क्लियर हो गई होंगी। अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। इसकी परिभाषा भी हम आपको बताएंगे और परिभाषा जो हम पीडीएफ नोट्स देंगे उसमें बहुत सरल हैं। जैसे एडम स्मिथ को हमने माना है तो उन्होंने कहा है, एक ही परिभाषा उन्होंने दी है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। लिख दो इसके आगे एडम स्मिथ, परिभाषा लिख गई आपकी। बोर्ड परीक्षा में अगर परिभाषाएं दो लिख करके आओगे नंबर अच्छे मिलेंगे। रट डालो, जो नोट्स हमारे हैं उनमें बहुत ही इजी तरीके से छोटी छोटी हैं, ये परिभाषा दी हुई है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एक परिभाषा यही है। और जो दूसरी परिभाषा है हमने वहां पर जो रखी हुई है, अर्थशास्त्र मनुष्य के जीवन संबंधी साधारण कार्यों का अध्ययन करता है, ये रखी हुई है। यानी अर्थशास्त्र मनुष्य के जीवन के जितने भी क्रियाकलाप हैं उनका अध्ययन करता है, ये मार्शल ने कही थी। तो एडम
एडम स्मिथ और मार्शल, इनके लिए कर लीजिएगा, दोनों मतलब बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं हम, चलो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि मानवीय क्रियाएं दो प्रकार की हैं, आर्थिक अनार्थिक, अर्थशास्त्र भी क्लियर हो गया। अब बात अगली आती है कि हम अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करें। ओके, ये पूछा जाता है कभी कभी हैं, तो इसमें आप क्या लिख के आओगे। बहुत टॉपिक बेटा ऐसे होंगे जो बुक्स में नहीं मिलेंगे और जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी हैं, हमारे चैनल पे वो सब मिलते रहेंगे। अगर अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुरोध है आपसे कि तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, एक कमेंट्स प्यारा सा कि आपको ये क्लास हमारा कैसा लग रहा है, जिससे कि हमें ऊर्जा मिले और हम आपके लिए और मेहनत करें। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे के जितने भी क्लासेस हैं सब यहीं पर आते रहेंगे। ओके, सारे पेड क्लास नहीं है, कुछ फ्री क्लास हैं वो आपके लिए मिलेंगे, और पेड क्लास तो पेड वालों के लिए मिलेंगे। तो यहां पर अगला जो टॉपिक है हमारा वो निकल करके आता है, अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करें। ये कहावत सुनी होगी कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो यहां पर समझाना है कि बंदर को यह पता ही नहीं था कि अदरक में कुछ गुण भी हैं, वो कैसी लगती भी है, इसीलिए तो कहावत बनी कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक उसी प्रकार से कोई भी सब्जेक्ट है, जब तक उसकी अच्छाइयां किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताया जाएगा तब तक वो क्या उसमें ग्रहण करेगा, क्या मतलब उसमें अपना इंटरेस्ट लेगा। तो यहां पर अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों किया जाए, इसके बारे में विद्वानों ने विभिन्न प्रकार की बातें कही हैं कि अर्थशास्त्र के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं वो भी जाने। तो उसके संबंध में बेटा अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करें, इसमें आप इस तरह से लिखना पेपर में कि अर्थशास्त्र में धन का अध्ययन किया जाता है। धन को कहां से लाया जाए, कहां पर विनियोग किया जाए, कहां पर लगाया जाए, कहां धन रुपया से रुपया पैदा किया जाए, उसका सदुपयोग कैसे किया जाए, उसको उत्पादन कार्यों में कैसे लगाया जाए, कितनी मात्रा में लगाया जाए, जिससे कि मनुष्य का जो जीवन है, आने वाला जो समय है, वो अच्छी तरीके से निर्वाह होता रहे। आज भी हम बता दें, यहां पर अध्ययन करने के पीछे 2-3 कारण और बताए हैं। और यह भी बताया गया है कि धन को कहां कहां खर्च करना चाहिए, और कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर कभी भी धन के लिए छुपाना नहीं चाहिए, तुरंत उसका उपयोग करके और अपनी जो है जीवन की गतिविधि है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे पहले नंबर पे बताया गया स्वास्थ्य के लिए, यानी कहीं पर भी अगर आपको जरूरत है कि आपका शारीरिक रूप से सही नहीं है तो बोला गया है अर्थशास्त्र में कि सबसे पहले भैया आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। दूसरे नंबर पे भौतिक वस्तुओं का इसमें अध्ययन होता है। भौतिक वस्तुएं का मतलब है कि तुम्हें जिन चीजों की जरूरत है उनके लिए कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जैसे चलने के लिए अगर साइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास व्यवस्था है तो लीजिए। क्यों? स्वास्थ्य में जैसे पैसा खर्च करोगे धन को फिर से कमा लोगे। ओके, तो धन तुम्हारा कहां गया? स्वास्थ्य है तो धन कमा लोगे। दूसरे नंबर पे आने जाने के अगर तुम्हारे पास साधन नहीं है और रुपया पैसा है तो फिर समझ लो कि तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा होगा। तो ऐसी कंडीशन में पैसे को खर्च करना चाहिए। तीसरे नंबर पे बोला गया है कि अपना ज्ञान अर्जन करने के लिए धन को जितना भी खर्च करना है कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ज्ञान से ही धन को पुनः पैदा किया जा सकता है। जैसे हमने अगर अच्छे से पढ़ाई ना की होती तो आज इतना लोग हमसे जुड़ा हुआ है, आप लोगों की प्यार मोहब्बत हम लोगों को मिल रहा है, कैसे मिल पाता? तो ज्ञान अर्जन में धन खर्च होता है। इसीलिए बहुत टीचर हैं ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, ऑफलाइन क्लासेस देते हैं, बच्चे उनके यहाँ पढ़ने जाते हैं, और कुछ हैं वो सोचते ही नहीं हम किताबों से ही पढ़ जाएंगे, तो उनकी अपनी अपनी मिथक है। लेकिन अगर दूसरों से आगे निकलना है, जीवन में कुछ करना है, तो ज्ञान को लेना चाहिए। और ज्ञान दुनिया की सबसे महंगी वस्तु है या महंगा तत्व है, क्योंकि ज्ञान जिसके लिए मिल गया समझ लियो उसके लिए बहुत कुछ मिल गया। वो ज्ञान से दुनिया की सारी चीजें प्राप्त कर सकता है। तो यहां पर भी बोला गया है। अगली चीज बोला गया है कि अपने खान पान में मतलब विधिवत रूप से खर्च करना चाहिए धन के लिए। अगला, सामाजिक कार्यों पे धन खर्च करना चाहिए। और सामाजिक कार्यों पे क्यों बोला गया है? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही वो रहता है। समाज में अगर वो पैसा खर्च नहीं करेगा तो उसकी इज्जत है, उसका बैठ उठ है, उसकी संगत है, कोई ध्यान नहीं देगा उस पर। इसलिए आचार्य चाणक्य जी ने भी ये कही। इसीलिए हम लोग कहते हैं नहीं चाणक्य नीति। चाणक्य नीति कोई वो नीति नहीं जो कौआ चालाक वाली नीति हो। चाणक्य नीति वह नीति थी जो आपके जीवन के लिए एकदम दुर्गम होते हुए भी सुगम बना सकती थी, बनाती है। आचार्य चाणक्य जी की अगर जितनी भी नीतियां हैं अगर उनको आप देखेंगे वो जीवन में यथार्थ हैं,
जो आज भी लोग बड़े मतलब सोच समझ करके नहीं, आंख बंद करके चाणक्य जी की नीतियों पर चलते हैं। ओके, तो ये सब बातें हैं कि जब हमें अपना एक अच्छा जीवन जीना हो, हमें दुनिया में अपना नाम करना हो, हमें अपने परिवार को एक सुरक्षा प्रदान करनी हो, हमें अपने बच्चों का आगे भविष्य बनाना हो, हमें खुद का अगर कैरियर बनाना हो, तो इन सब चीजों के लिए अर्थशास्त्र के अध्ययन की जरूरत होती है। जैसे एक व्यक्ति के लिए 1 लाख रुपए आपने दे दिए और यहां पर 2 लोग हैं, एक ए और एक बी। इन ए बी को 1 लाख रुपए देकर के बोले लो ये 50,000 तुम रख लो और एक 50,000 तुम रख लो। ठीक, ए ने सोचा कि 50,000 रुपए मैं सुरक्षित रख लेता हूं, कभी भी कुछ हो जाए मैं इसमें आंच नहीं आने दूंगा। बी वाले ने सोचा कि ये 50,000 रुपए हैं, देखते हैं इसमें कुछ करके नया, और इनको हम ऐसे स्थान पर लगाने का प्रयास करते हैं जहां नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, लेकिन मैं मेहनत से लगाने का प्रयास करता हूं, देखें आगे क्या होता है। तो ए ने 50,000 रुपए अपने सुरक्षित घर में रख लिए। वो 50,000 के 50,000 ही रहे, चाहे 2 साल हो जाए, 4 साल हो जाए, 6 साल हो जाए। लेकिन इसने जिसने लगाया, पहली साल में नुकसान हुआ तो 40,000 रह गए। अनुभव आया, लेकिन इन 40,000 को फिर से लगाया, ये 60,000 हुए। 60,000 कहीं पर लगाए, एक दिन 6 लाख हुए, क्योंकि इन पर दिमाग चल रहा है, इन पर कुछ ना कुछ कार्य चल रहा है। तो अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करें, ये चीजें भी अर्थशास्त्र में यही समझाई गई हैं। पूरा इंटरमीडिएट में आप अर्थशास्त्र पढ़ोगे, अर्थव्यवस्था जो शब्द जोड़ा गया है वो क्यों जोड़ा गया, वो इसीलिए जोड़ा गया कि रुपया पैसे को गाड़ करके जमीन में रखने का नहीं है, कहीं पर अलमारी में सुरक्षित रखने का जरूरत नहीं है। अलमारी में अगर रखना है तो इन 50,000 में से 5,000 रख लिए जाते, 45,000 रुपए अगर बैंक में ही जमा कर दिए जाते, वहां से आपको पता है कि ब्याज मिलता, और ब्याज मिलता, पैसा वहां पर भी सुरक्षित था। अरे घर में तो चोर चुरा सकते थे, बैंक में नहीं चुरा सकते। ओके, और पैसा भी बढ़ता। तो यहां पर एक होती है जड़ बुद्धि, एक होती है प्रखर बुद्धि, और एक होती है मंद बुद्धि। जड़ बुद्धि वह है जो न जानता है और न मानता है। ओके, प्रखर बुद्धि वह है जो अपना बुद्धि विवेक लगा करके और उसमें और वृद्धि करता है। ओके, और इसके बाद में जो मंद बुद्धि है वह यह है कि इसी पैसे के बेस पर जब मिल गए तो बिना सोचे समझे उसको बर्बाद करता है। ठीक है, तो इन सब चीजों के कारण इसका अध्ययन किया जाता है। किसका? अर्थशास्त्र का। अब अर्थशास्त्र में 3 चीजें हो गई। अर्थशास्त्र क्या है, इसमें मानवीय क्रियाएं हो गई, अर्थशास्त्र का हम अध्ययन क्यों करें ये हो गई। अब अगला जो टॉपिक निकल करके आता है वह निकल कर आता है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु। चलिए, और मजा आएगा पढ़ते हुए। ओके, सब समझ में आ रहा होगा और आप बने रहिए हमारे साथ। अब मेन टॉपिक अब शुरुआत होंगे, निकल करके आता है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु। एक सेकंड, चलो, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का मतलब यहां पर सीधे सीधे है कि अर्थशास्त्र में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या शामिल है, वो अर्थशास्त्र की बेटा विषय वस्तु कहलाता है। तो अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं हो गई हैं, नंबर 1 और नंबर 2। इसी का एक दूसरा नाम भी है, वो है अर्थशास्त्र के प्रकार। अर्थशास्त्र के प्रकार, ठीक, अर्थशास्त्र के प्रकार। एक सेकंड, अर्थशास्त्र के जो प्रकार हैं ये और या अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, ये दोनों चीजें मिलती जुलती हैं। विषय वस्तु का मतलब इसमें क्या शामिल है, और अर्थशास्त्र के प्रकार का मतलब ये कितने प्रकार का है। तो ये चीजें 2 पार्ट में आती हैं। कौन कौन से पार्ट में आती हैं? पहला है व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ओके, इसे हम बेटा माइक्रो कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। और दूसरा जो होता है वह होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र। पहचान क्या है? पहचान यह है कि यहां पर सिंगल, SINGLE, सिंगल
पर्सन का यूज होता है। सिंगल पर्सन्स का मतलब एक परिवार का अध्ययन, एक व्यक्ति की आय का अध्ययन, एक संस्था का आय का अध्ययन, एक कोई उद्योग धंधे का अध्ययन, यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है इसमें मानवीय जो क्रियाएं होती हैं उनका सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म रूप का मतलब है व्यक्तियों, परिवारों, फर्मों, उद्योगों, कार्य जो हो रहे हैं उनका इसमें अध्ययन किया जाता है। तो भैया उसमें क्या किया जाता है, इसमें बड़ी मतलब औद्योगिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। इसका मतलब इसमें कुल चीजें आ जाती हैं, जैसे कुल आय, ठीक, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, ओके, और कुल उत्पादन, कुल उत्पादन। जैसे यहां पर होता है एक फैक्ट्री में कितना उत्पादन हुआ, यहां पर पूरे देश की समस्त फैक्ट्रियों में कितना उत्पादन हुआ। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक, इन दोनों में यही अंतर है कि यहां पर छोटी छोटी क्रियाओं का अध्ययन होता है और यहां पर बड़ी क्रियाओं का अध्ययन होता है। ये जो टॉपिक है ये PDF नोट से बहुत अच्छे से क्लियर होगा और PDF 9719811101 यहां से बहुत कम फीस में, थोड़ी सी फीस में पूरे सब्जेक्ट की बड़ी बेहतर ढंग से आपके लिए मिल जाएंगी, जो बुक्स की अपेक्षा बहुत ज़्यादा इजी होंगी। तो विषय वस्तु हो गए, इसमें राजकोषीय नीतियां हैं, सरकारी नीतियां हैं, बैंकों का पूरा कारोबार है, वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र, इन दोनों में अंतर भी आपको जरूर तैयार कर लेना है। ओके, और अब हम बात करते हैं कि अर्थशास्त्र का तो भाई एक पार्ट है, वो लगभग में यहाँ पर समझ में आ गया कि अर्थशास्त्र क्या है, धन का अध्ययन है। क्यों, किसका अध्ययन होता है, मानवीय क्रियाओं का। मानवीय क्रिया कितने प्रकार की हैं, 2 प्रकार की, आर्थिक और अनार्थिक। अगली बात जो निकल करके आई वो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु भी निकल करके आ गई, ठीक है, और अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करें ये भी निकल करके आ गई। इतना टॉपिक पूर्ण रूप से समझने के बाद अब बात आती है कि अर्थव्यवस्था क्या चीज होती है, और मैं आपके लिए समझाता हूं। आइए, बड़ा मजा आएगा आपको समझते हुए कि अर्थव्यवस्था किताबों से अगर पढ़ी होगी तो जल्दी समझ में नहीं आई होगी, लेकिन आज समझ में आएगी 100%, ठीक। अर्थव्यवस्था, चलिए देखो, बात करते हैं हम अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था, ठीक, देखिए, ये मान लीजिएगा कि थोड़ी देर के लिए आपका एक शहर है, ठीक, यहां पर ये सब परिवार रह रहे हैं, ठीक, ये सब परिवार यहां पर निवास कर रहे हैं, ठीक है। अब होता ये है कि यहां पर जो हम छोटा छोटा है, थोड़ी देर के लिए समझ लेना कि ये सब शहर है या गांव हैं, या कहने का मतलब है कि इस राज्य में रहने वाली आबादी है। अब इनके चारों ओर क्या क्या चीजें होंगी, इनके बीच में भी होंगी। कहीं तो बेटा अस्पताल होगा, ठीक, अस्पताल होगा, हॉस्पिटल जिसके लिए कहते हैं। कहीं पर स्कूल होगा, कहीं पर शॉप होगी, कहीं पर कारखाना होगा जिसे हम वर्कशॉप कहते हैं, ठीक है, कहीं पर बैंक होगी, ठीक, और कहीं पर राशन की दुकान होगी, राशन की दुकान, कहीं पर ये भूमि खाली पड़ी हुई होगी, ठीक है, कहीं पर उत्पादन हो रहा होगा, ठीक, कहीं पर शिक्षा ग्रहण की जा रही होगी, शिक्षा या ट्रेनिंग दी जा रही होगी। तो होता यह है कि ये सब चीजें मिला करके जो पूरा एक तंत्र बनता है, जहां से लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों को आय होती है, लोगों को कुछ ना कुछ मिलता है, ये सब चीजें जुड़ करके हमारी क्या कहलाती हैं, अर्थव्यवस्था कहलाती हैं। इस अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी में हम लोग इकोनॉमी कहते हैं। यानी इकोनॉमी का मतलब है, जैसे भारत की जो अर्थव्यवस्था है आपको पता है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अभी हम लोग चलेंगे इस पे, लेकिन पहले हम ये तो समझा दें कि अर्थव्यवस्था है तो है क्या। तो अर्थव्यवस्था का मतलब समझिए, अर्थव्यवस्था भी 2 शब्दों से मिलकर के बनी है, और अर्थ प्लस व्यवस्था। अर्थ माने होता है धन और व्यवस्था का मतलब होता है उपलब्धता,
या उसकी व्यवस्था करना या उसको समय पे इस तरह से लाना कि कम से कम खर्च पे अधिक से अधिक काम चल सके, इसके संबंध में प्रयोग होने वाली मुद्रा जो हम कहते हैं क्या, अर्थव्यवस्था है। अब पेपर में कैसे लिखोगे, अगर ये लिखने के लिए आ जाए तो हम और हमारे आसपास, यानी हम जहां पर रह रहे हैं, हमारे आसपास का मतलब हमारे चारों ओर भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमशीलता की समस्त क्रियाओं को मिला करके और जहां वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, उस संपूर्ण माहौल को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी जैसे लोग शहरों की ओर क्यों भागते हैं, क्योंकि वहां अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। गांव की ओर कम क्यों जाते हैं, वहां उत्पादन के साधन कम है। तो दिमाग में सेट करो यार, कुछ और नहीं है, जहां पर भूमि हो, यानी ये हमारी धरती माता, पूंजी हो, पूंजी किसे कहते हैं, व्यापार में लगा हुआ धन। अब गांव में कितने लोग लगाते हैं, बहुत कम लगाते हैं ना। भूमि तो है गांव में, लेकिन क्या है, वहां पूंजी कम है। तो जहां भूमि हो, पूंजी हो, श्रम हो, श्रम का मतलब मजदूर लोग, जहां काम करने वाले हो। अब आप सोचो क्या गांव में नहीं हैं, लेकिन वो धन कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो जहां भूमि हो, पूंजी हो, श्रम हो, साहस हो, हिम्मत 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 जुटाना पड़ता है और इन सबके बेस पे जहां से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता हो, ऐसे माहौल के लिए हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसीलिए हम आपको बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। यहाँ का देखिए अच्छे से अच्छा टीचर अब ऑनलाइन आ चुका है। जिनके पास तुम पढ़ने नहीं जा सकते थे, आज आपको ऑनलाइन मिल रहा है, वो भी इतने सस्ते मिल रहे हैं कि शायद जितना आने जाने का किराया नहीं था। ओके, और फिर भी जितने मतलब कम नॉलेज वाले बच्चे हैं वो ये सोचते हैं फोकट में ही मतलब काम चल जाए, तो बेटा नहीं चलेगा। दूसरों से आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, तो समझ लो कि अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के बाद अपने ज्ञान की वृद्धि में जम करके पैसा खर्च करिए, फिर आप देखिए वहीं से कमाओगे। जो चीज जहां पर लगाते हो ना, वहीं से उत्पन्न होती है। अनाज का एक दाना बोता है किसान, खूब मेहनत करता है, पसीना बहाता है और इसके बाद में लगन लगाता है, उम्मीद रखता है, उसकी रक्षा करता है, तब जाकर के उससे कहीं ना कहीं उत्पादन मिलता है। समय लगता है, कोई पौधा लगाते हो उसको ग्रो होने में, फल आने में समय लगता है, और जितनी शॉर्टकट वाली विधियां हैं फेल होती हैं। हमेशा एक सिस्टम से चलने वाला ऑलवेज सफल होता है। तो ये क्लास आपके लिए जो दिया जा रहा है, भले ही लेट हो, 10 दिन लेट हो, लेकिन एक सिस्टम में आ रहा है, हर चीज आपको क्लियर होती हुई जाएगी, तो अर्थव्यवस्था बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इसीलिए आपने देखा है कि इंडिया में दिल्ली है, खूब उद्योग धंधे चारों ओर से लगा रखे हैं, अर्थव्यवस्था वहां बन रही है, वहां का माहौल ऐसा है। यहां पर गांव में मजदूर काम करेगा, उसको 300 रुपए नहीं मिलेंगे, लेकिन दिल्ली में जाएगा उसको 600 रुपए 700 रुपए मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि वहां वैसा माहौल है। तो माहौल को ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। लोग विदेशों में चले जाते हैं, क्यों? वहां का माहौल ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए चले जाते हैं। विदेशी लोग यहां आते हैं, उनको यहां का माहौल अच्छा लगता है, इसलिए यहां आते हैं। तो कुल मिलाकर के भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, उसके चारों ओर का वातावरण, माहौल के योग को ही हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। और अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। अर्थव्यवस्था समझ में आ गई होगी और क्लियर होगी कि अर्थव्यवस्था में कार्य कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो, अर्थ व्यवस्था मतलब क्लियर हो गया होगा, जहां पर भूमि, पूंजी, श्रम, सागर संगठन है और माहौल हो रहा है वस्तुओं और सेवाओं को पैदा करने का। अर्थव्यवस्था की प्रक्रियाएं यानी प्रोसेस, क्या क्या होता है इनमें। तीन चीजें हैं जिनको तीनों को साथ लेकर के आप चलोगे। सबसे पहली चीज जो निकल करके आती है वो निकल करके आती है यहां पर, पहला उत्पादन निकल करके आता है। यानी अर्थव्यवस्था वहीं पर दिखाई देगी जहां पर हो रहा होगा प्रोडक्शन, ठीक। प्रोडक्शन नहीं है, अर्थव्यवस्था नहीं होगी, कमजोर हो जाएगी, बनेगी नहीं। दूसरा होता है उपभोग, उपभोग जिसे हम कहते हैं कंजम्पशन,
ओके, और तीसरा होता है हमारा विनियोग। अंग्रेजी में हम इसके लिए कहते हैं इन्वेस्टमेंट। अब यहां पर इन तीनों बातों को बेटा ध्यान से समझ लो, अर्थव्यवस्था समझ में आ जाएगी। सबसे पहले नंबर पे है उत्पादन। ये उत्पादन क्या होता है? किसी भी वस्तु में गुणवत्ता पैदा कर देना, मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु क्षमता पैदा कर देना, उत्पादन कहलाता है। जैसे ये पेन है, प्लास्टिक है, ये अगर ये प्लास्टिक ही रहती हमारे किस काम की, हम इसको क्यों खरीदते? लेकिन हुआ क्या, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट्स ऐसे डाल दिए गए और ये एक विशेष ढांचा इसमें दे दी गई और ये उपयोगी बना दी गई। हम ही इसके लिए 1000-1500 रुपए में खरीद रहे हैं इलेक्ट्रिक पेन के लिए। तो क्यों, इसमें क्या हुआ भैया? इतना बड़ा पेन तो 20 रुपए का मार्केट में मिल जाता है, ये इतना महंगा क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि इसमें उत्पादकता पैदा कर दी। क्या उत्पादकता पैदा कर दी? ये एक विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष काम के लिए है। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? उत्पादन। जब तक ये प्लास्टिक थी तब तक ये उत्पादन नहीं था, लेकिन जैसे ही इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिला दी गई, ये क्या बन गया? ये हमारा उत्पादन बन गया। चलिए भाई, उत्पादन समझ में आ गया। उपभोग किसे कहते हैं? उपभोग कहते हैं कंजम्पशन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, उसको अंतिम उपभोक्ता के द्वारा प्रयोग करना उपभोग कहलाता है। जैसे मैं ये जो शर्ट पहना हूं, किसी फैक्ट्री ने बनाया लाभ कमाने के लिए, थोक व्यापारी ने खरीदा लाभ कमाने के लिए, फुटकर व्यापारी ने खरीदा लाभ कमाने के लिए, दर्जी ने इसको सिला होगा लाभ कमाने के लिए, हम जिससे खरीद करके लाए उसने क्यों खरीदा होगा? लाभ कमाने के लिए, और उसने न्यू पैकिंग में पैक करके और प्रस्तुत किया, सर जी ये ले जाइए आपके लिए बहुत जमेगा। क्यों किया? लाभ कमाने के लिए। और हमने इसको परचेज कर लिया अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। हम इसका यूज करेंगे, जब यह फट जाएगी फेंक देंगे, तो हम हो गए कौन? उपभोक्ता। और हमने इस शर्ट का क्या किया? उपभोग, कंजम्पशन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। उत्पादन का मतलब किसी भी वस्तु में गुणवत्ता पैदा कर दी जाए, वो क्या बन जाता है? उत्पादन बन जाता है। मिट्टी है, तुम्हारे गांव में मिट्टी है, ओके, उससे जब एक मिट्टी का बर्तन बना दिया जाए, जिसको हम लोग क्या मतलब कोई मिट्टी का बर्तन ले लें जो एक पॉट के रूप में होता है, जिसको हम सुराही वगैरह, घड़ा वगैरह कहते हैं, वो घड़ा है तो मिट्टी ही, लेकिन क्या हुआ? मिट्टी को कब बेच पाए? जब हमने उसमें कोई ऐसी गुणवत्ता पैदा कर दी, तो वो हमारा क्या बना? उत्पादन। जिस व्यक्ति ने उस घड़े को खरीदा उसने क्या किया? उपभोग। ये विनियोग क्या चीज है? अरे उत्पादन को करने के लिए, उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए तमाम संसाधनों को लगाना पड़ता है। जैसे ये क्लास आपके पास प्रोवाइड कराने के लिए एक ऑफिस बनाया गया है, उसमें भी साउंड प्रूफ ऑफिस बनाया गया है। बाहर कितनी भी गाड़ियां, हार्न, आवाज, लाउड स्पीकर होता रहे, आपके पास कोई वॉइस नहीं आएगी, सिर्फ मेरी ही वॉइस पहुंचेगी। इसको पहुंचाने के लिए कैमरे हैं, लाइटिंग व्यवस्था है, एक डिस्प्ले आपके लिए दिया जा रहा है, नेट की सुविधा है, कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, और ये लाइव क्लास जो चल रहा है, आप लोग कमेंट्स कर पा रहे हो, मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं जानबूझ के जवाब इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये क्लास एक लंबे समय के लिए अपलोड होगा। ओके, तो इस तरह से ये सब चीजें क्या कहलाती है? विनियोग। थोड़ी देर पहले मैंने एक उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए को अपने पास सुरक्षित रख लिया, दूसरे ने इस 50,000 रुपए को क्या किया कि जगह जगह पे लगाया, प्लस लगाया, कहीं माइनस लगाया, लेकिन अंत में जाकर के उस काफी वृद्धि हुई। तो यही चीज हमारी क्या कहलाती है बेटा? विनियोग कहलाती है। तो विनियोग से आशय, अब जब अपने पैसे को ऐसे स्थान पर लगा दिया जाए जहां सुरक्षित भी रहे और सेफ भी रहे और उसमें वृद्धि भी हो, इसी को हम कहते हैं क्या? जो विनियोग है, इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए हम कहते हैं। और एक साधारण तरीके से आप पेपर में लिख करके आना कि जब किसी धन के लिए ऐसे स्थान पर लगा दिया जाए जहां वो सुरक्षित भी रहे, उसमें वृद्धि भी हो और उससे आय भी अधिक से अधिक हो, ऐसे स्थान पर लगाया हुआ धन हमारा क्या कहलाता है? विनियोग कहलाता है। अब चलिए, ये बातें तो हमारी क्लियर हो गई कि अर्थव्यवस्था की प्रक्रियाएं तीनों हैं, एकदम क्लियर। और बाकी पीडीएफ नोट से आप लोग पढ़ोगे, नंबर इतने अच्छे आएंगे कि पूरे के पूरे कॉपी चेक करने वाला है वो भी कहेगा कि हाँ भाई बच्चे ने टू द पॉइंट लिखा, एकदम क्लियर लिखा है, और मार्किंग बहुत अच्छी आएगी। एक भी नंबर आप खरीद नहीं सकते हो, लेकिन मेहनत करके आप ला सकते हो। ठीक है।
चलिए अब हम बात करते हैं आगे उत्पादन के साधन पे आ जाओ। उत्पादन के साधन। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन पैदा होगा क्योंकि मेरे पास में तो दुनिया की सारी बुक्स हैं, किसी में लिखे हुए हैं 4 और कहीं कहीं लिखे हुए हैं 5। ये क्या चीज़ है भैया, कितने माने बच्चे खुद चक्कर काट जाते हैं। कोई कहेगा कि नहीं 4 हैं, कोई कहेगा 5 है, लेकिन हम आपको हकीकत बता देते हैं क्या है। उत्पादन के जो साधन हैं इनमें पहले नंबर पे आप रखिएगा भूमि को, ओके, भूमि को। सेकंड नंबर पे रखेंगे हम लोग किसे, पूंजी को, ठीक। पूंजी को तीसरे नंबर पे लिखिएगा भूमि, पूंजी, श्रम को। चौथे नंबर पे आप लिखिएगा साहस के लिए, ओके। और 5वें नंबर पे अगर बढ़ाना है तो संगठन के लिए। मेरे हिसाब से तो उत्पादन के ये 5 साधन आप लिख के आना, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन। जिन बच्चों के लिए लगता हो कि संजीव सर 5 नहीं बोलना चाहिए, वो इन 4 को लिख करके आएंगे, और जिनको संजीव सर पे भरोसा है वो 5 लिख करके आएंगे। संगठन क्यों कुछ जगह शामिल किया गया, क्यों नहीं किया गया, ये भी हम आपको बता दें। भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन। संगठन का मतलब होता है इन सब का इकट्ठा करने वाला। यानी आपके पास में भूमि तो है, पूंजी भी है, श्रम नहीं है, उत्पादन नहीं हो पाएगा। भूमि है, पूंजी है, श्रम भी है, लेकिन तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, उत्पादन नहीं हो पाएगा। पता चला कि भूमि है, पूंजी है, श्रम भी है, साहस भी है, उत्पादन करने चल दिए, उत्पादन होगा भी, लेकिन एक अच्छी मात्रा में उत्पादन करने के लिए इनके बीच में आपस में कॉम्बिनेशन बनाए रखना, सब में जुड़ाव बनाए रखना संगठन कहलाता है। तो ये संगठन भी जरूरी है। तो उत्पादन के जो साधन हैं वो 5 लिखो, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन। किताबों में कुछ जगह 4 कर दिए हैं, तो मत जाइए, कॉपी चेक करने वाला विद्वान है, ओके। वो इतनी छोटी बातों पे नहीं मतलब जाएगा। और इसके बाद में निकल करके अगला जो टॉपिक आता है कि जहां पर ये सब मिलकर के काम करते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, ये निर्माण किसका करते हैं, अर्थव्यवस्था का, अर्थव्यवस्था का, ठीक है। ये निर्माण करते हैं बेटा अर्थव्यवस्था का। अब अर्थव्यवस्था आप देख रहे हो जो बन रही है वो ऐसे माहौल से बन रही है जहां पर उत्पादन के समस्त साधन शामिल हैं, माहौल भी शामिल है, और वहाँ पर क्रियाकलाप भी सब शामिल हैं, और कुल मिलाकर के सब लगे हुए हैं कहीं ना कहीं उत्पादन करने के उद्देश्य से। तो ये आवश्यक हो जाता है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन हैं, और अब अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है इस पर अब हम चलते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन के साथ एक छोटा क्वेश्चन गारंटी से आपके लिए मिलेगा बेटा, बचेगा नहीं। ना मानो तो आप देख लेना, ठीक है। आता है अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक। 3 हैं, 1 2 3। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक, पहला। दूसरी है समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो भारत की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब यहां पर समझेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब है यहां पर सरकार का कोई जोर नहीं होता है, सीधे सीधे उद्योगपतियों के लिए पूरी पावर होती है कि वो क्या तैयार करेंगे, कितना तैयार करेंगे, किसके लिए तैयार करेंगे, उनकी मर्जी है, उस हिसाब से चलेंगे। कई देश ऐसे हैं जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है,
यानी इसमें जो बोलबाला होता है पूंजी का होता है, यानी जिसके पास में जितनी बड़ी पूंजी उतनी बड़ी मनमानी करता रहेगा। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा, सरकार के आदेशों का पालन तो होगा, लेकिन वो पालन किस स्तर पे होगा? वो सिर्फ इस स्तर पे होगा कि लाइसेंस लेने में, क्रियाकलाप कराने में क्या मूल्य होगा, कितना उत्पादन होगा, कितना करना होगा, किसके लिए करना होगा, इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो वो अर्थव्यवस्था होती है कौन सी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या आता है कि कोई भी प्रोडक्शन होगा वो समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके किया जाएगा। जैसे कोई अगर ऐसा उत्पादन हो रहा है जिससे समाज को हानि हो रही, तो उस उत्पादन पे सरकार रोक लगा देगी। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है हमारी कौन सी? समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है? समाजवादी में सरकार का पूरा हस्तक्षेप होता है। यहां पर सरकार अपने नियमानुसार कायदे कानून बना करके तब प्रोडक्शन कराती है, जिसको हम कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो भारत में है। यहां पर क्या है? यहां पर सरकारी मतलब सरकार और औद्योगिक लोग, ठीक है, उद्योग धंधे स्थापित करने वाले लोग दोनों साथ साथ में मिलकर के काम करते हैं। सरकार का नियंत्रण भी है और पूंजीपतियों का भी अपना अपना वर्चस्व। देख रहे हैं अंबानी जी हैं, अडानी जी हैं, कैसी कंपनियां चला रहे हैं। ओके, और उसी के साथ में भेल है, गेल है, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, सरकार की जितनी कंपनियां वो भी तो अच्छी से चल रही हैं। तो यहाँ दोनों तरीके की मतलब अर्थव्यवस्था है, इस कारण से इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था माना गया है। ओके, तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। और आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे आने वाले समय में बहुत कुछ, अब पूरा बीकॉम एमकॉम तक का ये चैनल है, तो आगे तक आपके काम में आता रहेगा। तो अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो साथ वाले बच्चे हैं उनके लिए भी हमारा ये क्लास शेयर करने का काम करेंगे, जिससे हमारी भी हेल्प हो सके, हम अधिक से अधिक लोगों के बीच में पहुंच सकें। तो अगला जो टॉपिक आता है निकल करके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो आता है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र बहुत सिंपल है। प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि इत्यादि है, द्वितीयक क्षेत्र या सीधे द्वितीय क्षेत्र निकल करके आता है, और जो तीसरा निकल करके आता है वह है हमारा तृतीय क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र, यहां 3 चीजें निकल करके आती हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब ये प्राथमिक क्षेत्र में क्या रखा गया है? कृषि और कृषि से संबंधित समस्त चीजें रखी गई हैं। कृषि व कृषि से संबंधित, ठीक, समस्त क्रियाकलाप प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। इसीलिए भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की लगभग में अबाउट द 71% जो पॉपुलेशन है आज भी कृषि पर आधारित है। ओके, अब हालांकि कम होती चली जा रही है। और दूसरा है हमारा निर्माण एवं औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं ये, निर्माण एवं औद्योगिक क्षेत्र, निर्माण एवं औद्योगिक क्षेत्र। और जो तीसरा क्षेत्र आता है वो आता है विनियोग का, इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, और रुपए पैसे का, सूचना तंत्र का। तो यहां पर आता है विनियोग सेवाएं, जैसे परिवहन सेवा है, सूचना तंत्र, ठीक है। तो ये सब चीजें यहां पर आपने देखी, कितनी इजीली मैंने आपको समझाया। एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, मैं समझूंगा कि सारा क्लास आपने देखा है। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि उत्पादन के जो साधन हैं वो 5 हैं, तो पांचों नाम कौन कौन से हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस क्लास के लिए अपने साथ वालों में जरूर शेयर कीजिएगा। ईश्वर आपके लिए कामयाब करें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ में हम आगे के भी जो क्लासेस हैं उनके लिए भी लाते रहेंगे। और ये क्लास उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आपकी क्या राय है इस पे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे तरीके से क्लासेस आगे लाता रहूँगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।